नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। भारत ने वो कर दिखाया है जो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, अनबिलीवेबल है, क्योंकि भारत ने जॉइंट डिक्लेरेशन जो है उस पर एक सहमति बनाने में कामयाबी मिली है। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने G20 से के मन से एक विश्व मंत्र दे दिया है। लेकिन यहां पर महायुद्ध के हालात क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आ रही है, महायुद्ध के हालात इस वक्त चीन के बहुत ही बड़ा डिप्लॉयमेंट ताइवान की तरफ हो रहा है। ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं, हम कंफर्म नहीं करते लेकिन ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की अगर बात की जाए, नॉर्थ कोरिया तैयारी कर रहा है न्यूक्लियर युद्ध की और मॉस्को में ब्रियांस्क में अटैक चल रहे हैं। पहली बड़ी खबर, G20 में पीएम मोदी का बड़ा संदेश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दुनिया में विश्वास की कमी को पाटना जरूरी, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। 8 ब्रेकिंग है राहुल, ये यहां पर G20 में प्रधानमंत्री मोदी का 8 ब्रेकिंग। राहुल फुल फ्रेम ब्रेकिंग लीजिए। ये G20 में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश, दुनिया में विश्वास की कमी को पाटना जरूरी। दूसरी बड़ी खबर सीधे आइए, G20 में भारत की कामयाबी का मंत्र। ब्रेक करिए, जो बड़ी खबर आ रही है, लोकतंत्र और संवाद में भारत का विश्वास, पीएम मोदी ने कहा। तीसरी बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स, यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी बमबारी का डर। बड़ी खबर दोनों ज़पोरिज़िया खेरसोन में इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है राहुल, सीधे आइए। यूक्रेन के कई इलाकों में बमबारी का डर, एक और बड़ी खबर, खेरसोन में रूस की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए, खेरसोन में 24 घंटे में 244 शेल्स और 59 एयर अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सूमी में रूस की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के 9 मिलिट्री कैंप पर किया हमला। में एक और बड़ी खबर, तुर्की से मिलकर युद्ध की तैयारी में जुटा अजरबैजान। विजुअल्स दिखाइए, महायुद्ध की तैयारी जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो जारी कर अर्मेनिया को धमकाने की कोशिश, ये देखिए जरा। ये एक बार तुर्की से मिलकर ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। युद्ध की तैयारी में जुटा अजरबैजान, जिसके विजुअल्स आ रहे हैं हमारे पास। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल, एक और बड़ी खबर विद द विजुअल्स। अजरबैजान अर्मेनिया के बीच फिर से तनावपूर्ण हालात विद द विजुअल्स। आर्मेनिया बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम S-300 की तैनाती। अजरबैजान फिर कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर जिससे प्रधानमंत्री ने अपना ओपनिंग सेशन शुरू किया, वो थी किस तरीके से मोरक्को में आया 6.8 की तीव्रता का भूकंप। विजुअल दिखाइएगा जरा, ये देखिए, बड़े एम्बियंस अप करिए, बड़े खतरनाक विजुअल्स हैं। मोरक्को में भूकंप में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मोरक्को में जो भूकंप आया जिससे प्रधानमंत्री ने अपना ओपनिंग सेशन शुरू किया है, ये देखिए मोरक्को में भूकंप। अब सीधे आइए राहुल, हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान है सभी को दिखाइए। हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और हम तुरंत अपने कुछ सेकंड्स में हिट करने जा रहे हैं अपने बुलेटिन को। विश्व मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है G20 में, अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। सीधे आइए, मेरे साथ इस वक्त कौन कौन जुड़ चुका है। सबसे पहले मेरे साथ पुष्पेश मन जी हैं, थैंक यू वेरी मच, सच एन ऑनर टू हैव यू। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा न्यूयॉर्क से, इस वक्त वहां के सुबह 10:30 बज रहे हैं या 10:40 हो रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ जुड़ चुके हैं जनरल अनुज बाथुर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं अमिताभ सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज पुष्पेश जी को भी दिखाइए। इस समिट पर G20 शेरपा अमिताभ कांत का बड़ा बयान। ब्रेक करिए राहुल, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग लाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। इस समिट पर अमिताभ कांत का बड़ा बयान, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आज की बड़ी खबर। अब तक का सबसे सफल G20 आयोजन, अमिताभ कांत ने कहा है। सभी मुद्दों पर 100% सहमति।
जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर भी सर्वसम्मति, बड़ी खबर है। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। प्रधानमंत्री के जो अलग अलग नेताओं से मुलाकात के शॉट थे। G20 पर शेरपा अमिताभ कांत का बड़ा बयान। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ये ऐतिहासिक और मील का पत्थर है ये मीटिंग, ये बड़ी खबर है। और सीधे चलिए इन विजुअल्स के साथ, सीधे चलिए। मनीष झा मेरे साथ है, मेरे सहयोगी। मनीष, दिस इज रियली रियली बिग। ये बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, यानी कि अब तक का ये सबसे एपिक और सबसे कामयाब G20 रहा है। मनीष, बिल्कुल निशान, देखिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है और जो सफलता अर्जित की गई है भारत की तरफ से वो अपने आप में हिस्टोरिकल रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ देर पहले ही दूसरे सत्र की शुरुआत में कहा कि दिल्ली डिक्लेरेशन को 100% सर्वसम्मति के साथ मंजूर किया जाए और फिर सभी सदस्य देशों ने मेज थपथपाकर मंजूरी दे दी। तो दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी मिल गई है। आज की तारीख में जब पूरी दुनिया बटी पड़ी है, उस समय अगर हर सभी मुद्दों पर, और मुद्दों कितने 112, एक दो नहीं, तो मैं अपने दर्शकों को खबर भी ब्रेक कर देता हूं। G20 मीटिंग में भारत की बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। G20 मीटिंग में भारत की बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए, ये देखिए, नई दिल्ली घोषणा पत्र पर लगी मोहर। बड़ी खबर आ रही है, सर्वसम्मति से घोषणा पत्र पर लगी मोहर। यह बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने मंजूरी का किया ऐलान। कल जारी होगा G20 का संयुक्त घोषणा पत्र। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, बड़ी खबर है, दिखाइए जरा। सीधे चलिए, ये बहुत बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, दिस इज वेरी बिग। लेकिन पहले हम सुना देते प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। इसी ब्रेकिंग के बगल में राहुल सुनाइए जरा। एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास आ रही है। G20 के दिल्ली घोषणा पत्र पर बड़ी खबर। ब्रेक करिए, अब तक का सबसे व्यापक और विस्तृत घोषणा पत्र विद द विजुअल्स राहुल। दिल्ली घोषणा पत्र के 112 मुद्दों पर सहमति। के मुकाबले सबसे ज्यादा मुद्दों पर सहमति। यूक्रेन विवाद के बावजूद भारत को कामयाबी। तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों के शॉट्स अलग रखिएगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, ये बहुत बड़ी कामयाबी अगर इसको देखा जाए, योर टेक वेरी क्विकली। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, खुशखबरी तो है ही। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बड़ी कामयाबी है। 100% सर्वसम्मति के साथ 112 बिंदुओं पर, आप सोचिए एक दो नहीं, 112 बिंदुओं पर सर्वसम्मति होने का ऐलान प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ने जिस उत्साह के साथ मेज पर हथौड़े से इसका ऐलान किया, वो भी अपने आप में कीर्तिमान ही माना जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए G20 में भारत की सबसे बड़ी सफलता। और आप ये भी देखिए, अब तक जितने भी G20 हुए हैं उनमें जितने मुद्दों पर सहमति हुई है, उससे बड़ा विस्तृत और व्यापक घोषणा पत्र लेकर भारत आया। बने रहिए मनीष, प्लीज बी विद मी। मेरे साथ है इस वक्त एम्बेसडर दीपक बोरा सर। शार्प रिएक्शन, क्योंकि किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है, थोड़ा शार्प रिएक्शन। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए सर? हाउ डू यू रेकन इट?
सबसे पहले तो सर आभारी हूँ, एज ऑलवेज आपसे बहुत कुछ सीखूंगा बाकी विशेषज्ञों से। टाइम यहाँ पर 6:40 है न्यूयॉर्क में, तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है और वर्षा हो रही है। मौसम की जानकारी के बाद आपको बता दूं कि आज चंद्रयान तो चंद्रमा पे पहुंचा, हम तो सितारों से आगे निकल गए हैं। ये सर्वसम्मति से जो अडॉप्ट किया केवल भारत कर सकता था। पाली में पिछले साल आखिरी मिनट तक कोई कंसेंसस नहीं था, फिर अमिताभ कांत जो हमारे शेरपा आउटस्टैंडिंग सन ऑफ भारत, उन्होंने लीड ली, उन्होंने कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाया। भारत दिल्ली में भी जो कुछ हुआ है उन्होंने किया है सब। और आज नई दिल्ली पूरी दुनिया की राजधानी है, पूरी दुनिया का भविष्य बनाया जा रहा है। आज इस वक्त हिस्ट्री इज बीइंग मेड इन द नेशंस कैपिटल। आप जो बता रहे हैं सर, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को, राहुल जरा दिखाइए ये खबर वीडियो वॉल के जरिए, मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन तस्वीर के दो पहलू हैं, महायुद्ध के हालात वहां पर हैं और यहां पर ये देखिए नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी, ये G20 में भारत की 5 बड़ी कामयाबी। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ वॉल दिखाइए। सर्वसम्मति से घोषणा पत्र को मंजूरी, दूसरी कामयाबी। अफ्रीकी यूनियन G20 में शामिल, तीसरी कामयाबी। चौथी, कठिन हालात में मुल्कों के बीच में संवाद, ये बड़ी खबर है। पांचवी, रूस चीन के साथ अमेरिका एक मंच पर है, यह बड़ी खबर है। राहुल, ये वाली ब्रेकिंग का वॉल लीजिए और जो हमारी खबर है प्रधानमंत्री जी वाली खबर, जो घोषणा पत्र को उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, वो वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे मैं चलूंगा पुष्पेश सर के पास। सर, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। मैं ये देख रहा हूं कि आज संवाद सबसे बड़ी जरूरत थी, डायलॉग सबसे बड़ी जरूरत थी, हमने उससे आगे बढ़ के डायलॉग प्लस कंसेंसस दोनों पे काम कर लिया। मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में भारत के राजनीति के लिए सबसे जटिल जो चुनौती थी उसका समाधान आज किया जा सका है। निश्चित रूप से भारत ने जितने भी गतिरोध थे वो हटाए और तमाम मतभेद होने के बावजूद एक सहमति, सर्वसहमति दिल्ली घोषणा पत्र पर हासिल कर ली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बात जो आपने कही, जो संवाद की शुरुआत हुई है युद्ध से शांति की ओर, एकाएक शांति स्थापित हो जाएगी ऐसा नहीं होगा, मगर जो शुरुआत है एक मंच भारत ने प्रस्तुत किया है और भारत ने एक वैकल्पिक विश्व संरचना संगठन का एक प्रस्ताव भी सामने रखा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भविष्य का सपना है, साझेदारी है उन चुनौतियों से मिलने के लिए, वो खाद्य सुरक्षा हो, वो आतंकवाद हो, वो महामारी हो, वो टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण हो, सब में भारत अब अगुवाई करेगा। तीसरी दुनिया का ये भरोसा साफ नजर आता है। ठीक है सर, एक क्विक रिएक्शन अमिताभ जी, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं इसका इंपैक्ट आने वाले समय में चीजों पर कैसे देखना चाहूंगा, मैं ये जानना चाहूंगा, भारत का दर्शक ये जानना चाहेगा इसका इंपैक्ट कैसा होगा, ये बताइए। राहुल, जरा ब्रेकिंग पर नजर रखिएगा ऑन द टेलीप्रॉम्प्टर। देखिए, ये एक डिप्लोमेटिक कू है जो भारत ने किया। सबको अंदेशा था कि शायद ऐसा नहीं हो पाए, लेकिन भारत की कूटनीतिक जो टॉप ब्रास है उसने ये कर दिखाया। देखिए, इसके बहुत लॉन्ग इम्प्लीकेशन हो। एक तो होगा कि जिस दुनिया के बीच हम हैं, जहां अशांति है, जहां खाद्य असुरक्षा है, जहां नॉर्थ साउथ के डिवाइड बढ़े हुए हैं। अमिताभ सर, मैं एक आम दर्शक के लिए जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उसके लिए 3 बड़ी चीजें जानना चाहता हूं। इसमें क्या है, कैसे ये इंपैक्ट करेगा, कैसे इसका फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी एकेडमिक नहीं, बिल्कुल बेसिक सर, समझाइए जरा। सबसे बड़ा है कि भारत का जो दर्जा है दुनिया में इस समय कंसेंसस और एक मध्यस्थ के रूप में बढ़ गया है। अंडरस्टूड, पॉइंट 1। दूसरी बात, जो लीडरशिप हमारी है उसका भी इज्जत जनता में और पूरी दुनिया में एक एस्टैब्लिश हो गया है। पॉइंट 2। तीसरी सबसे बड़ी बात, और वो इंपॉर्टेंट है, कि भारत एक इंपॉर्टेंट मध्यस्थ बन सकता है दुनिया में जितनी अशांति असुरक्षा व्याप्त है उसके लिए निशान। मतलब यानी कि दे नो द डोर टू नॉक फॉर द इनिशिएटिव ऑफ पीस, यानी कि भारत वो दरवाजा बन चुका है और हमने ये प्रूव कर दिया है। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है, महायुद्ध के हालात। इस खबर पर मैं सबसे रिएक्शन लूंगा, एक क्विक रिएक्शन राहुल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ अनुज माथुर सर मौजूद है। अनुज सर, दुनिया में टेंशन है, तनाव है, यूक्रेन युद्ध को लेकर एक दूसरे से बात नहीं चल रही है, रूस चीन सब तनाव में है, स्पॉइलर था चाइना, लेकिन एकला चलो ले नहीं, वासुदेव कुटुंबकम के नारे के साथ हमने सबको अपने साथ ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, वन अर्थ सुबह हुआ था, वन फैमिली अब हो गया और वन फ्यूचर लिख दिया गया। ये बात आप समझ लें, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ा संदेश है। और ये जो विश्व बिखर रहा है, हर जगह तनाव फैला हुआ है, उस विश्व को इकट्ठा करके
साथ ले जा सकने की अगर क्षमता किसी में है तो वो आपके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। ये सिद्ध हो गया है आज। यानी कि मैं उस पॉइंट पर मैं जरूर आऊंगा जो मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। G20 का विश्व मंत्र क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। G20 का विश्व मंत्र जो कि दिल्ली से, जो कि हमारे भारत से निकल के जा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। महायुद्ध के हालात, ये चिंताजनक तस्वीर हमारे सामने है। रूस में यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ब्रियांस्क में 3 यूक्रेनी ड्रोन से अटैक किया गया है। ब्रेक करिए। प्रशासनिक इमारत से टकराया ड्रोन। ब्रेक करिए। फिर 2 ड्रोन हवा में ही तबाह कर दिए गए, ये जानकारी आ रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है। ब्रेक करिए। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, इस सब के बीच में ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, ब्रियांस्क पर अटैक किया गया है, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए, जानकारी दिखाइए राहुल, और इसके बगल में राहुल मैं चाहूंगा थोड़ा कंट्रास्ट दिखाइए। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ वो हिस्सा है जहां पर जो प्रधानमंत्री जी की खबर है उसको बगल में दिखाइएगा राहुल। यहां पर सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन के निशाने पर ब्रियांस्क, ये जानकारी आ रही है। रूस का ब्रियांस्क, वॉल प्ले ऑन करिए। यूक्रेन ने कामिकाजी ड्रोन से हमला किया, ये इंफॉर्मेशन आ रही है जिसका वीडियो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। बगल में दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक ड्रोन, ध्यान से देखिए, एक ड्रोन प्रशासनिक इमारत से टकराया। यहां पर डिस्ट्रक्शन और यहां पर कंस्ट्रक्शन, यहां पर तबाही, यहां पर वन अर्थ, वन फैमिली, वन वर्ल्ड का नारा। यह देखिए, धमाके के बाद बिल्डिंग में आग लग गई, यह जानकारी आ रही है। 48 घंटे में दूसरी बार ब्रियांस्क पर हमला हुआ है। ब्रियांस्क पर सितंबर में 10 से ज्यादा यूक्रेनी हमले हुए। और एक और बड़ी खबर राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिएगा। ब्रियांस्क पर ड्रोन हमले का वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ड्रोन गिरने से सरकारी बिल्डिंग में लगी आग। ब्रेक करिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। दोनों दिखाइए जरा वीडियो। इंटरसेप्टेड ड्रोन बिल्डिंग में, इंटरसेप्ट ड्रोन बिल्डिंग में गिरने से आग लग गई है। ब्रियांस्क के गवर्नर ने यह किया दावा, विदेश से मिले ड्रोन से यूक्रेन में हमला किया गया है। सीधे चलिए यहां पर, और मैं सीधे चलूंगा यहां पर इस खबर पे एक शार्प रिएक्शन लेने के लिए। मनीष मेरे साथ है। मनीष, ब्रियांस्क में आप फ्रॉम रशिया टू मंडपम, मैं आपको ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगा। आप ब्रियांस्क में भी थे, आप मॉस्को में भी थे, और आप अभी वहां पर भी हैं जहां पर G20 चल रही है। ये यूक्रेन वॉर का साया, खासकर जिस तरीके से अटैक्स चल रहे हैं, बिल्कुल एक बड़ा, मनीष, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे जितने भी दर्शक हैं। G20 की बैठक के दौरान रूस और यूक्रेन में बहुत कम युद्ध हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, काफी कम है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मनीष, गो अहेड ऑन योर टेक। बिल्कुल निशांत, और देखिए, जब आप ये सवाल कर रहे थे तो उसी वक्त दिल्ली डिक्लेरेशन की कॉपी मेरे हाथ में आ गई है। तो अब मैं ब्रियांस्क से लेकर मंडपम तक को समराइज करने की कोशिश करता हूं 37 पन्ने के इस डिक्लेरेशन के जरिए भी। और देखिए, ब्रियांस्क में लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो वो हिस्सा बहुत वल्नरेबल है। ब्रियांस्क, कुर्स्क, मनीष, लेट्स लीव ब्रियांस्क। दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या है मुझे ये बताइए। आई एम स्विचिंग ओवर माय पॉइंट नाउ। बिल्कुल, देखिए, तो दिल्ली डिक्लेरेशन का पूरा दस्तावेज अभी मेरे हाथ में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 112 बिंदुएं हैं इसमें, और 37 पन्ने का ये डॉक्यूमेंट्स है। अब इसको हम राहुल ओनली वन जल्द अपने दर्शकों तक इसके एक डिटेल्स पहुंचाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर मैं आपको कहूं कि इस वक्त TV9 पर जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि दिल्ली डिक्लेरेशन को, जो जैसा कि पहले ही प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वन प्लेनेट, पीपल, पीस और प्रॉस्पेरिटी, अगर मैं इसको समराइज करूं तो अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स टू गो थ्रू दैट। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स। हमारे जितने भी दर्शक हैं 30 सेकंड के अंदर मनीष दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर एक एक डिटेल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। डिक्लेरेशन की कॉपी हम आपको दिखाने जा रहे हैं अगले 30 सेकंड्स में। मनीष, गो अहेड। अगर आपके पास है तो स्क्रीन पर दिखाइए, अपने कैमरामैन को बोलिए जूम इन करें, हम उसको आपके फोन पर देखना चाहेंगे। गो अहेड मनीष, दिस इज रियली बिग। बिल्कुल, देखिए, डिक्लेरेशन की कॉपी अभी मेरे पास है, और मेरे कैमरा सहयोगी मस्तान इसको जूम करेंगे। मस्तान, इसको जूम करिए आप।
कैमरे पर जूम करिए और उसके साथ साथ मैं पढ़ता Breaking जा रहा दीजिए हूं। मुझे उसकी, और हाँ। देखिए जो टॉपिक है पॉइंट नंबर 8 में, कंसर्निंग द वॉर इन यूक्रेन वाइल रिकॉलिंग द डिस्कशन इन बाली वी रिट्रेटेड आवर नेशनल पोजीशन एंड रिजोल्यूशन एडॉप्टेड एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो भारत ने सबसे पहले जो अपना पक्ष है उसको बताया है, और दूसरी बात उन्होंने ये देखिए डिक्लेरेशन की कॉपी इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं। 37 पन्नों का ये दस्तावेज है जिसमें उन्होंने बाली में जो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा की गई थी वो है। दूसरा, युद्ध किस तरह से मानवता के लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव लेकर आया है उसकी चर्चा की गई है एक में। तो जाहिर है कि युद्ध की निंदा की गई है। भारत हमेशा से युद्ध की निंदा करता है कि, और भारत ने हमेशा कहा है कि शांति से और बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान होना। मेरे पास ये कॉपी है, दिल्ली डिक्लेरेशन की कॉपी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। थैंक्स टू मनीष और थैंक्स टू TV9 टीम, ये मेरे पास कॉपी आ चुकी है दिल्ली डिक्लेरेशन की। ये है वो कॉपी, बगल में इसके राहुल जरा ब्रेकिंग चलाइए। ये वो कॉपी है जिसमें ऑल टुगेदर 29 पॉइंटर्स हैं। 29 अगर मैं कहूं इसमें टेबल ऑफ कंटेंट 29 तक जा रहा है यहां पर, इंक्लूडिंग द कंक्लूजन। ये 29 है, ये यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसमें किस किस की बात हुई है ये मेरे लिए थोड़ा, आई एम ब्रिंगिंग इट ऑन माय लेफ्ट साइड, देयर इट गोज। यहां पर ये देखिए अब जो इसमें बात हुई है नंबर 1, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, नंबर 1। और इसका हेडर क्या है, मेरे जो कैमरा पर्सन है इसको जूम इन करिए, ये देखिए यहां पर ये अभिषेक, फॉर द प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल में क्या लिखा है, फॉर द प्लैनेट पीपल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। मैं चाहूंगा इसके बगल में प्लीज ब्रेकिंग जरूर चलाइए, फॉर द प्लैनेट पीपल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी देयर इज अ 4P फॉर्मूला, 4P फॉर्मूला दिखाया गया इसमें, प्लैनेट पीपल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर उसके बाद प्रियम्बल के बाद ए, स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये दूसरा पहला पॉइंटर है। फिर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, फिर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये वो चीजें हैं जो बड़ी मैटर करती हैं। फिर देखिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है। और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेट्स गो देयर स्ट्रेट अवे। Thank you for coming at short notice to this press conference on behalf of the G20 presidency. Sense of the recent developments that have taken place, we have the pleasure of having with us Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Honorable Finance Minister Madam Nirmala Sitharaman, Sherpa Amitabh Kansal, Secretary DA, also Foreign Secretary Sir, as well as Shri Shingla, Chief Coordinator of the G20. They will make brief opening statements, after which we'll open the floor for questions. Please note that we may not be able to accommodate all your questions given the time limit, but I would request now, sir, if you would like to take the floor first. Thank you. Thank you very much. Friends from the media, it is a great pleasure for all of us to speak to you, even as the G20 summit deliberations continue. You may be aware that at the start of the second session, the summit has adopted the G20 New Delhi Leaders Declaration. What I would like to do is to give you an overarching perspective of India's G20 presidency. Thereafter, I would request my colleague, Finance Minister Nirmala Sitharaman, to speak about the key outcomes from the finance track. The Indian G20 Sherpa, Amitabh Kant, will then similarly speak on the results of the Sherpa track. We would thereafter be very glad to respond to your questions and comments. The message of our presidency, as you are all aware, is that we are one earth, one family, and we share one future. This draws the entire proceedings of the New Delhi summit are in fact organized accordingly, with 3 sessions devoted to each aspect of this theme. Now, reflecting this approach,
we have consciously sought to make this G20 as inclusive and broad-based as possible. It is witnessing the participation of its 20 member states, 9 invitee nations, and 14 international organizations. It is a matter of particular satisfaction for us that the African Union has this morning become a permanent member of the G20, that too during the Indian presidency. This is in keeping with the priority that we attach to addressing the urgent concerns of the Global South. You would recall that at the beginning of our presidency, at Prime Minister Modi's initiative, 125 nations were consulted to express the voice of the Global South. In terms of its organization and program, the Indian presidency, if I may say so, has been exceptional. Events have been spread across 60 cities, which are truly across the length and breadth of India. There has been a popular participation and a societal involvement of an extraordinary degree. The interest in G20 proceedings have been particularly strong among our youth. It has been an opportunity to showcase our culture, traditions, and heritage as well. The G20 has contributed to making India world ready and the world India ready. The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced, and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages a green development pact for a sustainable future. It endorses high-level principles on lifestyle for sustainable development, voluntary principles on hydrogen, the Chennai Principles for a Sustainable and Resilient Blue Economy, and the Deccan Principles on food security and nutrition, among others. The transformative and inclusive role of technology has been highlighted with a focus on digital public infrastructure. The Indian presidency's proposal of a One Future Alliance has also been noted. The G20 has reaffirmed the fundamental importance of gender equality and committed to halve the digital gender gap by 2030. Recognizing that the post-pandemic world order must necessarily be different from the world before it, the leaders have also emphasized the need to reinvigorate multilateralism and reform international financial institutions. This is particularly relevant to अंतर्राष्ट्रीय managing global वित्तीय debt संस्थानों के vulnerabilities. रिफॉर्म को लेकर So, सभी as you can नेतागण see, में बातचीत हुई there have been और many एक सहमति बनी. far-reaching and very consequential policies and decisions that have been agreed upon today. Keeping all that in mind, I would, at this stage, request Finance Minister to highlight the key issues from the finance track. अब मैं फाइनेंस वित्त मंत्री से गुजारिश करूंगा कि वित्तीय संस्थानों को लेकर जिन जिन बातों पर जोर दिया गया उसका जिक्र करें. As was said by the External Affairs Minister, under the guidance of Honorable Prime Minister, India's G20 presidency has worked for the theme One Earth, One Family, One Future. So प्रधानमंत्री जी के today नेतृत्व we are in a में position to G20 ने adopt वन अर्थ, वन फैमिली through the और finance वन track, फ्यूचर की थीम पर काम किया. people-centric, action-oriented and far-sighted approach, and as a result of which several outcomes of the finance track will certainly reflect these objectives with which we started the negotiations. It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the Global South, to be an integral part of the global decision-making process. The G20, as you all know, is a very diverse group
Each country is at different milestones of economic development, and their trajectory is also very different in achieving their developmental goals. So through well-curated debates and careful assimilation of all the perspectives, the Indian presidency has crafted solutions that resonate with each member, offering a shared path forward for all. Many action-oriented outcomes of this presidency contain comprehensive strategies that cater to the unique needs and aspirations of all developing nations. We assumed the presidency at a challenging time of geopolitical tension. The Indian presidency has worked to ensure that these divergences don't overshadow the core developmental. Also today, as I look back at the 10 months of Indian presidency, I am left with gratitude and satisfaction. I can confidently state that the Indian G20 presidency has walked the talk. Now, let me share with you just some of the key achievements of the Indian presidency, the finance track. First one is the outcomes which are focused on strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century. So under this strengthening MDBs, there are 4 key highlights that I'd like to bring to your notice. The first one is agreement on the need for a better, bigger, and more effective MDBs. It is so necessary to have better, bigger, and more effective MDBs. It is so necessary to have better, bigger, and more effective MDBs because the developmental demands from all across the globe is so high, these institutions will have to be better and bigger. This is also going to contribute to enhancing representation and voice of developing countries in the decision making. The second under the MDBs, strengthening of MDBs, is the G20 Independent Expert Group on strengthening MDBs, and this was established and it has submitted its volume 1. The first report, their report consists of 2 volumes. The first volume has already been submitted. The report recommends a triple agenda that dovetails with the call for the bigger, better, and more effective MDBs. The third point in strengthening MDBs is the agreement to collectively work towards boosting World Bank's financing capacity. Here the options will be explored that will deliver a powerful boost to the IBRD headroom to support low-income and middle-income countries. And the fourth, endorsement for the G20 roadmap for implementation of the recommendations of an independent panel on capital adequacy framework of the MDBs. So the CAF recommendations are focused on enabling MDBs to use their existing resources effectively. The roadmap estimates, this is going to be of interest for the media, the roadmap estimates that implementation of the CAF and the measures thereby will potentially yield additional lending headroom of approximately $200 billion over the next decade. So through these achievements, India has harnessed the opportunity provided by the G20 presidency to effectively articulate and embed the priorities of the global south in the larger global conversation on the MDB reforms. I move to the second, laying the building blocks for a globally coordinated and comprehensive policy and regulatory framework for crypto assets. The global push for clearer policies on crypto assets has gained momentum under the Indian presidency, and a global consensus is emerging on the same. The presidency will support the IMF and the FSB, and FSB is also setting the contours of the regulatory framework for a globally coordinated approach to crypto assets. So the presidency, with the support of IMF and the FSB,
is setting these contours. The IMF and FSB synthesis paper, about which I've spoken to the media earlier, including a roadmap. On that, I just want to give my observation. This synthesis paper delves into how the policy and regulatory frameworks developed by the IMF and the FSB, alongside the other standard-setting bodies, will fit together and interact with each other. This paper is now available in the public domain for all of you all to see. The third one, which I'd like to draw your attention to, is the financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. India, as you all are aware, through the India Stack, became the first country to develop all three foundational DPIs: the digital identity, the real-time fast payment, and a platform to safely share personal data without compromising privacy. So embedded this concept in the G20 financial inclusion agenda by formulating G20 policy recommendations for advancing financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. This set of recommendations cover 5 aspects: use of DPIs and accelerating financial inclusion, fostering well-designed DPIs, regulatory and supervisory aspects of DPI, institutional and governance arrangements by DPI, and ensuring customer protection. So DPI has also been integrated into the G20 Financial Inclusion Action Plan, the FIAP, which will run between 2024 and 2026. That's a strong legacy of the Indian presidency. We also assume the co-chair of the Global Partnership for Financial Inclusion. The implementation of the Financial Inclusion Action Plan, as well as the policy recommendations on DPI, will remain as areas that will continue to be heard across the G20 forum. So the fourth one, which I'd like to highlight, is the debt resolution under the common framework and also beyond the common framework. Since its establishment in 2021, only Chad as a country has had its debt restructured. The others have been waiting. So since India took over the G20 presidency, good progress has been made in the ongoing country cases under the common framework of debt treatment, and the 3 countries in that are Zambia, Ghana, and Ethiopia. We've also succeeded in using the G20 platform to also put in place a coordinated mechanism to address the debt situation of Sri Lanka, which is outside of the common framework. So G20 will continue discussing the policy-related issues linked to the implementation of the common framework and make periodically such appropriate recommendations. The launch of the Global Sovereign Debt Roundtable, which is co-chaired by IMF, the World Bank, and also the G20 presidency, to enhance the conversation among the various stakeholders and address current shortcomings in the debt restructuring process. That has now become an institution which is actually acting as a catalytic agent in getting resolutions done faster. The fifth point under the finance track, which I'd like to bring to your notice, is the financing of cities of tomorrow. Key concerns of the low-income countries and emerging markets is always been to mobilize resources for financing sustainable, resilient, and also inclusive cities of tomorrow. The G20 principles, which are issued for financing cities of tomorrow to promote effective and efficient use of financial resources, to support urban development that is socially inclusive, environmentally responsible, and economically sustainable, are now all under the framework of the principles which have been used. The MDBs and the development financial institutions can use these principles
in their financing. सीधे चलेंगे, इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। The sixth, which I'd like to quickly. मेरे साथ इस वक्त एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़े हुए हैं। सर, अगर इस मेरे साथ इस वक्त पुष्पेश सर भी हैं। सर, इसमें एक बड़ी बात जो है, वो बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इन्होंने पॉइंटर्स को हाईलाइट किया है, उसमें यूएन चार्टर की बात करके यूक्रेन का जिक्र किया है, जो भारत की एक स्टैंडर्ड लाइन रही है। ऐसा लगता है कि उस लाइन पर सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है। और मैं आपको वो रीड आउट करता हूं सर लाइन। वो लाइन ये है, एंड आई कोट, वी विल यूनाइट इन आवर एंडेवर टू एड्रेस the adverse impact of war on global economy and welcome all relevant and constructive initiatives that support a comprehensive, just and durable peace in Ukraine that will uphold all the purposes and principles of the UN Charter for promotion of peaceful, friendly and good neighborly relations among nations in the spirit of one earth, one family, one future. सवाल ये है सर, ये भारत की एक स्टैंडर्ड लाइन है और उस स्टैंडर्ड लाइन में भारत का जो ये मोटो रहा है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, इसको इसके साथ ब्लेंड किया गया है। आई थिंक दिस इज अ बिग अचीवमेंट भारत के लिए। नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, लफ्ज़ी नहीं है। कहीं ना कहीं यदि आप देखें तो हर शब्द अपना वजन रखता है और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा भ्रम भी पैदा होने की गुंजाइश नहीं है। किसी को असहमति संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से नहीं हो सकती, मसौदे से नहीं हो सकती, और जो हमारी एक धरती, एक पृथ्वी, एक जनता, एक परिवार, एक भविष्य, वो इसमें जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है इससे बेहतर मसौदा कोई तैयार नहीं हो सकता था। एक बड़ी बात यह है जो इसमें टर्की की बड़ी तारीफ की गई है और ये बहुत बड़ी बात है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर अमिताभ जी के साथ। ये इन्होंने कहा है कि वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ तुर्की and UN brokered Istanbul agreements consisting of memorandum of understanding between Russian Federation and the Secretariat of the United Nations on promoting Russian food products and fertilizers to the world market and the initiative on the safe transport of grain and foodstuff from Ukrainian ports. अमिताभ जी, UN भी है, टर्की भी है और निगाहें साउथ अफ्रीका पर भी हैं और मदद रशिया की भी है। I think it's a very mature step. यस, ये बहुत एक मैच्योर स्टेप है। मैं देख रहा था, मैं आप जब ये न्यूज़ आ रहा था उस समय भी पढ़ रहा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसमें एम्फसाइज की गई है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी को यूक्रेन युद्ध से बहुत लेना देना है। और उसके अलावा जो उसके जो सारे चीज़ें थी उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। तुर्की का नाम लिया गया है, यूएन का नाम लिया गया है, यानी किसी को छोटा नहीं किया गया है, किसी को सबको एनकम्पास किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें दिल्ली डिक्लेरेशन में है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए निशांत। और उसमें इस बात पर भी बल दी गई है, जैसा निर्मला जी ने भी कहा था, कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग या डेट का जो प्रॉब्लम है अफ्रीकी, या कर्ज का जो प्रॉब्लम है अफ्रीकी देशों के, खासकर उनको एड्रेस किया जाए। ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है अगर मुझसे अगर पूछा जाए तो, क्योंकि चीन ने पूरी तरह से अफ्रीका को अपने डेट। और एक बहुत बड़ी लाइन में आपको पढ़ के बता रहा हूं और सीधे मनीष के पास आ रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, इस दिल्ली डिक्लेरेशन में 9वां पॉइंट, और मैं रिपीट कर रहा हूं, इस दिल्ली डिक्लेरेशन में 9वां पॉइंट हमारे सारे दर्शकों के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मनीष, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। Reaffirming that the G20 is the premier forum for international economic cooperation and recognizing that while the G20 is not the platform to resolve geopolitical and security issues, we acknowledge that these issues can have a significant consequences for the global economy. ये बहुत बड़ी बात है। G20 जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने का मंच नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करता है, लेकिन उस इंटरनेशनल कोऑपरेशन में वॉर और कॉन्फ्लिक्ट से नुकसान पहुंच रहा है। ये बहुत ही कैलकुलेटेड लाइन है सर। आई थिंक इट इज जैसे पुष्पेश सर ने कहा, शब्दों की हेरा फेरी से भी ज्यादा इट्स अ वेरी वेल ड्राफ्टेड डिक्लेरेशन। मनीष, योर टेक।
बिल्कुल निशान, देखिए आम दर्शकों के लिए हम दिल्ली घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध जैसे पेचीदा मुद्दे पर जो किस तरह से आसान भाषा में समझाया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं कि क्या अहम 5 पॉइंट है। पहली बात, इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग पीड़ित हैं, तो केवल रूस और यूक्रेन में युद्ध नहीं हो रहा, दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी आपने पढ़ा, G20 का जो प्लेटफॉर्म है वो जियो पॉलिटिक्स के मुद्दों को सुलझाने का मंच नहीं है। यही बात तो रूस कहता है कि G20 का प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स के लिए है, जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों को सुलझाने के लिए नहीं है। तीसरी बात, युद्ध की वजह से इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, फूड क्राइसिस है, इसीलिए हमें इस डिक्लेरेशन में इस युद्ध का जिक्र करना पड़ रहा है। तो ये तीसरी बात जो वेस्ट चाहता था कि आप इसका जिक्र करें, क्यों करें, तो रूस को यह जवाब दिया गया है कि आपके इस युद्ध की वजह से इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, सप्लाई चेन प्रभावित हो रहा है, खाद्य संकट है। और उसके बाद देखिए दिल्ली डिक्लेरेशन में ग्रेन डील को फिर से शुरू करने की अपील की गई है। तो जो आप तुर्की का जिक्र कर रहे थे, तो तुर्की का जिक्र इसलिए है क्योंकि तुर्की की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच ग्रेन डील शुरू हुआ था यूएन के साथ में मिलकर, लेकिन कुछ कारणवश ब्लैक सी पर लगातार जो हमले हो रहे थे तो ग्रेन डील को रूस ने बंद कर दिया था, तो उसको फिर से शुरू करने की अपील की गई है। और आखिरी पॉइंट देखिए, दिल्ली डिक्लेरेशन ने अपील की है कि यूएन चार्टर के मुताबिक बातचीत के जरिए शांति का ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे कि यूक्रेन में लंबी अवधि तक शांति हो, यानी कि बातचीत शुरू की जाए, कोशिश किया जाए कि युद्ध खत्म हो और एक ऐसी शांति का समाधान निकाला जाए जिससे लंबे अवधि तक यूक्रेन में पीस हो। तो ये 5 बड़े अहम पॉइंट हैं जो इस वक्त दिल्ली डिक्लेरेशन में आप रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा समझ सकते हैं कि देखिए इस युद्ध में यूक्रेन की भी बातें हैं, रूस की भी बातें हैं, इसके अलावा भारत ने जो एक पूरा वैश्विक परिदृश्य है उसको रखने की कोशिश की है कि केवल यही एक युद्ध नहीं है, लेकिन इस युद्ध का खात्मा जरूरी है इस दुनिया की इकोनॉमी के लिए, इस दुनिया में जो खाद्य संकट है उसको दूर करने के लिए, यहाँ पर जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है उसको दूर करने के लिए। सोचिए भारत में फर्टिलाइजर की दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है? इस युद्ध की वजह से, इसलिए G20 को दखल देना पड़ा, इसलिए दिल्ली डिक्लेरेशन में इसका जिक्र है। लेकिन साथ में यह भी कि G20 को वेस्टर्न कंट्री का एजेंडा नहीं बनने दिया जाएगा क्योंकि यह जियो पॉलिटिक्स के मुद्दों को सुलझाने का मंच नहीं है। तो साफ तौर पर यह अहम 5 ऐसी बातें हैं जिसके जरिए TV9 के दुनिया भर के दर्शक समझ सकते हैं कि दिल्ली घोषणा पत्र में रूस और यूक्रेन के उस पेचीदा मुद्दे को किस तरह से सॉल्व किया गया है। आप जो बता रहे हैं, क्विक रिएक्शन, जनरल अनुज माथुर सर मेरे साथ हैं। सर, आप 2 मैसेजेस बड़े लाउड एंड क्लियर हैं। अगर मैं कहूं, पहला तो एक मंत्र, और वो मंत्र दिया गया है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर का, और उसमें भी ये बताया गया है कि भारत एक ऐसी जगह है जो पीस एंड पीस के साथ साथ संवाद और जिस तरीके से लोगों के बीच में एक डेमोक्रेटिक वे में चीजों को एड्रेस किया जाता है उसको महत्वता देता है। यानी सीधे सीधे मैसेज दिया गया है पूरी दुनिया को दैट नंबर 1 शांति के हम पक्षधर हैं, हम पूरी दुनिया को एक साथ देखते हैं और डायलॉग से ही चीजें सॉल्व होंगी। ये पूरी फिलॉसफी को उन्होंने निचोड़ करके इस डिक्लेरेशन में डाल दिया है। और ये बात हमने सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। शेरपा जो है अमिताभ कांत, उनका जरा यहां पर एड्रेस आ रहा है, दिखाइए जरा एक बार। On artificial intelligence, they are focused on cyber security. Also, I would say that one of the key aspects of this presidency has been its focus on developing and emerging markets. No document of G20 has had such an immense focus on developing and emerging markets and the voice of the global south as this particular document has. This is a document of the global south. This is a document of the developing countries which came together and spelt out their priorities. And India has been the spokesperson of all the global south and spelt out their priorities in this document. This document also condemns terrorism. It denies terrorist groups safe haven and freedom of operation and many other things. But let me assure you that for the planet, there are several new initiatives on climate and health, and this has been an inclusive G20. This has been a very
G20, where the leaders give a direction to global agendas, and this has laid the foundation for very bold action. But more than anything else, it has amplified the voice of global South. It has also demonstrated that India has a huge capacity. ये पहली बार है जब इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर इतना एम्फसाइज किया। अमिताभ कांत ये कह रहे हैं टेररिज्म का इसमें जिक्र किया गया है। योर टेक सर। Thank you, Amitabh. Following up on my अनुज सर। Right? जी अनुज सर, कैन यू हियर मी? Yeah. I thought it is for anyway. So the terrorism actually ना, ये terrorism बहुत important issue था, और ये more importantly जो global terrorism हो रहा है उसके बारे में इसको डाला गया है। और एक और चीज मैं इसमें टेररिज्म में बताना चाहूंगा कि CBRN टेररिज्म जो है वो एक रियलिटी हो गई है, और जिस तरह से डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली प्रेशराइज किया जा रहा है एक न्यूक्लियर टेररिज्म की भाषा से, उसको भी इसमें मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से एड्रेस किया गया है। और ये बहुत बड़ा टेररिज्म के खिलाफ स्टेटमेंट है, और जो लोग टेररिज्म प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा साफ, लाउड एंड क्लियर मैसेज है। आप जो बता रहे मेरे साथ इस वक्त आप जुड़ चुके हैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर। सर, जो भी अभी तक के हाइलाइट्स हैं, आप योर टेक ऑन इट वेरी क्विकली। भाई, जो दुनिया के सामने समय जो मुद्दे हैं सभी को एड्रेस किया गया, और सर्वसम्मति से दैट इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। इंडियाज जीनियस एट कॉम्प्रोमाइज, और ये नहीं कि किसी को नाराज किया, सबको खुश करके सबको एक साथ लेके चलें, क्योंकि आफ्टर ऑल एक दुनिया है, एक धरती है, एक भविष्य है, एक परिवार है। भारत ने ये साबित कर दिया है। सर, टुडे इंडिया स्टैंड्स टॉल। सारी दुनिया की नजर हम पे है। नई दिल्ली दुनिया की राजधानी है, और सब कह रहे हैं कि अगर उम्मीद है भविष्य के लिए तो वो उम्मीद, उसका निर्माण भारत में, नई दिल्ली में हुआ है। सर, अब एक बड़ा सवाल यहां पर मैं सीधे पुष्पेश सर से जानना चाहूंगा। पुष्पेश सर, इस G20 का जो डिक्लेरेशन है, इसमें दो चीजों को बहुत एम्फसाइज किया गया है। देखिए, हमारे लिए यूक्रेन एक बड़ा विषय है, पूरी दुनिया के लिए यूक्रेन एक बड़ा विषय है, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन उससे अफेक्टेड है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी, उसको लेकर जो कहा गया है, और खासकर ये जो अभी जो चीजें सामने आ रही हैं कि कैसे हम अपनी पृथ्वी को, कैसे हम अपने इकोसिस्टम को बचा के रख सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर, जिसको लेकर भारत को सवाल खड़े करते थे कि ये भारत इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। एंड आयरनी इज कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं वो इस पर कम बात करते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि जो दीपक वोरा साहब बात कह रहे थे उसने मुझे सोचने को विवश किया है कि भारत की प्रतिभा समझौतों की, कॉम्प्रोमाइज़ की नहीं है, वो समन्वय की है, वो सिंथेसिस की है। वो जितने अंतर्विरोध होते हैं उनका समाधान एक समवेत स्वर में सहमति, सर्वसम्मति बनाकर करता है, और किसी भी पक्ष को ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ गंवाया है या समझौता किया है या उसे झुकना पड़ा है। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो आपका बुनियादी सवाल है कि जो सतत विकास है, जो प्रकृति को अक्षत रखना है, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, उसके साथ जुड़े प्रश्न खाद्य सुरक्षा के हैं, तो सीधे बात कहीं अमूर्त नहीं की गई है कि मौसम बदलाव हो रहा है, उससे भविष्य में क्या होगा, या आतंकवाद से क्या होगा, या खाना कहाँ से आएगा। मगर जो आम आदमी की समझ में बात आती है कि अनाज कैसे सुलभ होगा, मौसम बदलाव से बाढ़ या भूकंप या इस तरह की प्रलयंकारी घटनाएं नहीं होंगी, तो बिना कहे बहुत सारी बातें जो हैं वो इसमें जो भारत का राष्ट्रहित है वो तो सध ही रहा है, जो सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय हित है उसके अनुकूल इसमें साफ सुनाई दे रही है। आप जो बता रहे हैं सर, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि सबको साथ लेकर चलने की जो बात है। अब जो मेरे पास कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहूंगा। मनीष मेरे साथ है। मनीष, बड़ा अंग्रेजी का शब्द है लेकिन पूछना जरूरी है, व्हाट इज द वाइब? अगर वहां पर एक फील की बात की जाए अमंग द डेलीगेट्स, व्हाट आर दे फीलिंग? क्या उनको लगता है कि भारत ने वो कर दिया जो अभी तक किसी को उम्मीद नहीं थी? क्या उनको यह लग रहा है कि भारत से ही उम्मीद थी जो अभी हुआ है, या फिर उनको यह लग रहा है कि जस्ट अनदर G20?
देखिए, तीसरा विकल्प तो बिल्कुल नहीं कि जस्ट अनदर G20, क्योंकि शुरू से ही, आयोजन से ही लगातार सब दंग थे इस बात को लेकर। और आपने जो बाकी दोनों बातें कही, दोनों बातें लागू होती है। भारत ने दरअसल वो कर दिया जिसकी उम्मीद की जा रही थी और वो कर दिखाया गया है, और इसलिए सेंस ऑफ रिलीफ है, क्योंकि दिल्ली घोषणा पत्र दरअसल सबके लिए विन विन सिचुएशन है। केवल एक है देश, एक एरिया जिसे कहिए कि जिसको ये पसंद नहीं आएगा, वो है पाकिस्तान। क्योंकि आतंकवाद को लेकर दिल्ली घोषणा पत्र में एकदम खरी खरी बातें कही गई है कि किसी भी तरह के आतंकवाद को मंजूर नहीं किया जाएगा। FATF जैसी बॉडी को ज़्यादा शक्तियां देनी होगी, ज़्यादा संसाधन देने होंगे, क्योंकि अब आतंकी संगठन नए नए तरीके निकाल रहे हैं, चाहे वो अपने पैसे को छुपाने के लिए या तमाम तरह के। और किस तरह से पाकिस्तान देखते हैं, कभी ग्रे लिस्ट से कभी ब्लैक लिस्ट में, ये जो धूप छांव का खेल चल रहा है। तो अब FATF में नियमों में बदलने की बात आ रही है, ताकि पाकिस्तान की ये चालाकी, पाकिस्तान की ये चोरी जो आतंकी संगठनों को छुपाने की है, उसको पकड़ी जा सके। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी जीत है आतंकवाद के मामले पर। चीन के मुंह पर करारा तमाचा है, जो लगातार पाकिस्तानी आतंकवादियों को प्रश्रय देता है कि किसी भी तरह के आतंकी गतिविधियों को मंजूरी नहीं होगी। और एक और बहुत अहम बात है आतंकवाद को लेकर, जिसमें कहा गया कि कोई भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर किसी भी नाम से आप हमला करेंगे, ये आतंकवाद कबूल नहीं होगा। तो मुझे बार बार याद आता है कि ड्रोन से जो चाहे रूस जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है यूक्रेन के, या यूक्रेन जो रूस के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है, तो यानी ये इस तरह की चीजें नहीं चलेगी। कम से कम घोषणा पत्र में ये बातें कही गई है। तो मोटे तौर पर आप देखिए, युद्ध की चर्चा है, मैं आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं। कार्रवाई हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दिल्ली डिक्लेरेशन क्या एपिक मोमेंट है भारत के लिए। आपको ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, लेकिन अब मैं इस कहानी के पीछे की बात जानना चाह रहा हूं। मेरा पहला सवाल दीपक वोरा सर से है। दीपक सर, मेरा पहला सवाल दीपक वोरा सर से है, लेकिन वो शायद अभी फिर से जुड़ने वाले हैं। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मैं टॉस ओवर करूंगा पुष्पेश सर। बड़ा सवाल सर, शी जिनपिंग का नहीं आना, द वर्ल्ड इज स्लिपिंग अवे फ्रॉम देयर हैंड इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एंड इन टर्म्स ऑफ देयर नॉइज एंड द वॉइस। मैं वॉइस तो नहीं कहूंगा, देयर नॉइज इन द वर्ल्ड। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है कि इस बात का एहसास शी जिनपिंग को शायद पहले हो गया था कि ये जो दाम उन्होंने लगाया था वो उल्टा पड़ रहा है। G20 में उनकी बात अब नहीं सुनी जाएगी, G20 का कोई उपयोग दुरुपयोग वो नहीं कर सकते हैं। और जैसा मनीष भाई ने भी कहा कि पाकिस्तान और चीन दो ही देश ऐसे हो सकते हैं जिनको पूरी निराशा इस दिल्ली घोषणा पत्र से होगी, क्योंकि जितने भी मुद्दे भारत के अपने राष्ट्र हित से जुड़े थे वो प्रकारांतर से बड़े अच्छे राजनीतिक कौशल से इस मसौदे में आए हैं और वो सामुदायिक हित बन गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोकने के लिए माफी चाहूंगा। मेरे पास अभी इस वक्त डिटेलिंग आ रही है, अभी की बड़ी खबरें जो आ रही हैं। पहला TV9 भारतवर्ष पर दिल्ली घोषणा पत्र की पूरी डिटेल। घोषणा पत्र में 5 बार यूक्रेन का जिक्र हुआ, ये बड़ी खबर आ रही है। रूस का जिक्र था घोषणा पत्र में। भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है ये। TV9 पर दिल्ली घोषणा पत्र की पूरी डिटेल ब्रेक करिए। घोषणा पत्र में 5 बार यूक्रेन का नाम, यूक्रेन के संदर्भ में रूस का जिक्र नहीं है, यह बड़ी बात है। बाली घोषणा पत्र में रूस का जिक्र था। रशिया का जिक्र नहीं है, बाली में जिक्र था। आप इसको कैसे ले रहे हैं? अमिताभ सर, आपका माइक म्यूट है, अगर आप उसको अनम्यूट कर देते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह बात रही कि यूक्रेन की युद्ध की चर्चा करते हुए भी रूस का जिक्र नहीं आया, जिसके लिए सर्गेई लैवरोव पहले से ही कह रहे थे कि कहीं से भी अगर नाम आता है तो हम इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन के पार्ट नहीं होगा, और उन्होंने स्टूडेंट को एड्रेस में ये किया था। तो उनकी शंका का निवारण करते हुए इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन जो सबसे इसका बड़ा टेक अवे मैं कहूंगा निशांत,
वो ये है कि रिकॉग्नाइजिंग दैट वॉर अभी भी चल रहा है, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि वॉर या जो होम्योस्टेटिस है वॉर का वो डिस्टर्ब हो। ना उन्होंने यूक्रेन को ये कहा कि आप वार्ताएं के लिए आइए, न रूस को इन्होंने किसी तरह से कंपेल किया है शब्दों से कि आप वार्ता के लिए आइए। और खासकर जिसका मनीष भी जिक्र कर रहे थे कि न्यूक्लियर वॉर से रिलेटेड या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जितने भी अटैक किए जाएंगे वो टेररिस्ट स्ट्राइक माने जाएंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा टेकअवे को जापोरिजिया में हम देख रहे हैं, यूक्रेन ने भी ऐसा ही कुछ रूस में किया, तो उसको कुल मिला के ये बहुत एक विकट स्थिति होती जा रही थी, जिसके चलते पूरा यूक्रेन, पूरा रूस ये इस बात से सहमत था कि अगर कोई दुर्घटना होती है, अगर न्यूक्लियर अटैक नहीं भी होता है, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे दुर्घटना होती है तो उसको कैसे टैकल किया जाए। तो दिल्ली डिक्लेरेशन का ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा। उसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा, इकोनॉमिक इश्यूज जो कोर आइडिया है G20 का, उसको भी बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो, चाहे MDB जो मल्टीलैटरल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें हम सब जानते हैं IMF वर्ल्ड बैंक किन शर्तों पे लोन देती है और किस तरह वो अपना असर दिखाती हैं। और जिस तरह चीन अपना जाल बिछा रहा है पूरी दुनिया, BRI या अफ्रीका में सबसे ज्यादा, उसको देखकर यही लग रहा था कि ये साउथ के देश जो हैं किसी ना किसी तरह कर्ज के जो बोझ में फंसते जा रहे हैं और उनका जो एसेट मोनेटाइज कर रहा है। आपको शायद याद होगा किर्गिस्तान की 1% भूमि चीन ने ले ली है क्योंकि उनके वो डेट को वापस नहीं कर सका। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसको एड्रेस किया गया है और मुझे नहीं लगता इसको इस डिक्लेरेशन के बाद किसी को गिला या शिकवा होगा कि किस तरह कंक्लूजन पे आया जाता है। और ये मैं कहूं, अमिताभ, आपको थोड़ा रोकूंगा, सीधे चलते हैं इस देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। Very ruthless negotiations which went on for several days non-stop, and I really feel that in the end the issue was clinched because of the leadership of the Prime Minister, because eventually we had to say that the leader wants it and this has to be delivered. And secondly, I really want to thank Mr. Jayashankar. I constantly took his advice and he guided me, and he gave me two really outstanding officers. One was Nag Naidu, who's a very outstanding officer and very enthusiastic, motivated young officer who worked with me. Inam Gambhir, they did a really outstanding job as far as the geopolitical issues concerned. I had two other foreign service officers who've done brilliant work, Abhay Thakur and Ashish Sinha, on different aspects, but on geopolitics they've done a really spectacular work. So it was really great teamwork. It was just brilliant teamwork by India, which has. यहां पर एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे सहयोगी सुमित, अगर आप उनको भी लाइन अप कर दें। सुमित ने भी बताया, मनीष ने भी बताया, यहां पर ये जो फॉर द प्लैनेट, पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंटर्स जो हैं, उन 8 पॉइंटर्स में रशिया का मेंशन नहीं है। बाली में था। पुष्पेश सर, अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए, अगर कूटनीति की बात की जाए, ये क्लाइम डाउन कहा जाएगा इसको, या फिर ये भारत के थ्रू एक रास्ता बनाने की कोशिश है रूस तक का? नहीं, क्लाइम डाउन तो मैं किसी भी तरह से नहीं कहूँगा इसे। मुझे लगता है कि क्लाइम डाउन तो ये क्लाइम डाउन फॉर वेस्टर्न कंट्रीज सर, क्लाइम डाउन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है। उसको अगर पॉजिटिव स्पिन आप देना चाहें तो आप ये कहेंगे कि भारत की अहमियत को, सामरिक अहमियत को, आर्थिक अहमियत को, तकनीकी अहमियत को समझते हुए अमेरिका ने ये बेहतर समझा है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस और वॉक द एक्स्ट्रा माइल, कि भारत को अगर अपना दोस्त बनाना है, भारत के बाज़ार का लाभ उठाना है, भारत को सामरिक तराजू के पल्ले में रखकर चीन को पर अंकुश लगाना है, तो कहीं ना कहीं हमें भारत के पक्ष में कुछ बात स्वीकार करनी पड़ेगी। और उसमें क्लाइम डाउन नहीं कहूँगा। दैट इज़ वेरी रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ व्हाट इंडिया मीन्स टू अमेरिका इन द वेस्ट, और उसके लिए ज़रूरी था कि ये एक्स्ट्रा माइल उन्होंने वॉक किया है। भारत मेजबान था, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी साख की रक्षा उनकी जिम्मेदारी अकेले की नहीं थी। और जैसा अभी अमिताभ कांत ने कहा कि कुल मिलाकर ये एक टीम वर्क है जिसमें कुछ
अद्भुत लोगों ने अपना पराक्रम दिखाया है। थोड़ा संतोष मुझे ये है कि अमिताभ कांत हों, जयशंकर हों या निर्मला सीतारमण हों, तीनों जेएनयू के छात्र हैं और पता नहीं जिन युवा फॉरेन सर्विस ऑफिसर का नाम उन्होंने लिया वो कहाँ से हैं, मगर ये संतोष का विषय है। आप सर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री की बात दोहराई गई, ये बड़ी खबर है। युद्ध पर पीएम मोदी की टिप्पणी दोहराई गई। समरकंद में पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि युद्ध का युग नहीं है। घोषणा पत्र में लिखा है ये युद्ध का युग नहीं है, यानी कि पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट और पीपल वाले जो हेडर है उसमें 14वां जो पॉइंट है वो ये लिखा है, टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श कर। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श कर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैं सीधे चलूंगा यहां पर। अनुज माथुर सर मेरे साथ मौजूद हैं। टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। सर, हम लोग इस पूरे एपिसोड को वॉर के लिहाज से बहुत ज्यादा असेस कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा सवाल है, एक लाइन जो G20 के कद को कम कर रही थी वॉर के लिहाज से, जो ओवरऑल परसेप्शन था, उस लाइन ने, आई एम सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, उस लाइन ने G20 को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया है, और वो ये है कि दिस इज अ प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज। ये बहुत बड़ी बात है। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो सिक्योरिटी इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इकोनॉमिक कोऑपरेशन युद्ध से प्रभावित है। ये इस पॉइंटर में लिखा है। ये मेरे पास, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये देखिए मेरे पास ये है दिल्ली डिक्लेरेशन, और इसके बाद मैं मनीष के पास आने वाला हूं इनसाइड स्टोरी जानने के लिए कि आखिर ये कैसे संभव हो पाया। लेकिन अनुज माथुर सर, योर टेक ऑन इट। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि जो तीसरी लाइन है वो लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें उन्होंने एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया है कि कैसे वॉर यूक्रेन रशिया के बारे में बात ना करते हुए भी उस इशू को एकदम क्लियर, लाउड एंड क्लियर शब्दों में उसको हाईलाइट करके उन्होंने बता दिया। ये ग्रेट डिप्लोमेसी है, और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत हमारे भारतवर्ष के और नरेंद्र मोदी के कद को बहुत बड़ा कर दिया है इस चीज ने। निशान, आप जो बता रहे मनीष, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अभी इस वक्त घड़ी में 5:10 होने वाले हैं। 5:06 हो चुके हैं। वेरी क्विकली, दिल्ली डिक्लेरेशन कैसे यहां तक पहुंचे, खासकर तब जब चीन अड़ंगा डाल रहा था इसमें। रूस को कुछ चीजों को लेकर आपत्ति थी, बट वी हैव नेल्ड इट। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये स्टोरी भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है, जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। हुआ ये कि रूस यूक्रेन युद्ध को छोड़कर जो बाकी सभी मुद्दे थे, उन पर तो भारत ने सभी सदस्य देशों के साथ सर्वसम्मति बना ली थी, और वो एक ड्राफ्ट बनाकर लीडर समिट के लिए पेश कर दिया गया था। उसके बाद बचा था वो पैराग्राफ जिसको लेकर सबसे अधिक मामला फंसा हुआ था, वो था रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ। तो इसीलिए आज सुबह में एक बार फिर से भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने एक नया पैराग्राफ इंट्रोड्यूस किया। वही पैराग्राफ जिसमें आप प्लेनेट, पीपल और पीस और प्रॉस्पेरिटी का देखते हैं, वो पैराग्राफ के साथ उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया। और उसके बाद सुबह में मेरी जानकारी के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमिताभ कांत ने 20 जो सदस्य देश हैं उनके शेरपा के साथ बातचीत की, उस पर डिस्कशन हुआ, और उसके बाद जाकर सहमति बनी इन लाइनों को लेकर, जो लाइन अभी आप दिल्ली डिक्लेरेशन में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको कहूं तो आखिरी मोमेंट तक, यानी कि जब तक कि G20 का फर्स्ट सेशन शुरू नहीं हुआ था,
तब तक ये कवायद जारी थी, और जब फर्स्ट सेशन खत्म हुआ तब तक भारत ने वो अचीव कर लिया था जो इतिहास बना रहा था। और इसीलिए सेकंड सेशन जैसे ही शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी, ये कहते हुए कि एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि जो सर्वसम्मति से दिल्ली डिक्लेरेशन को हम टेबल कर रहे हैं और इसे पास किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरी मोमेंट तक जो रस्साकसी चली थी, लेकिन अमिताभ कांत के नेतृत्व में भारतीय दल ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि आज सुबह तक G7 कंट्री के जो शेरपा और उनकी टीम के लोग थे, डेलीगेशन के लोग, उन्हें भी लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे सर्वसम्मति आएगी। लेकिन हाँ, भारत एक बात हमेशा से कह रहा था, दिल्ली घोषणा पत्र आएगा, दूसरी बात सर्वसम्मति से आएगा, और तीसरी बात कि वो हिस्टोरिक होगा। ये तीनों बातें साबित हुई, और आखिरी मोमेंट पर जाकर दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए वो डॉक्यूमेंट्स आए जिसने इस पृथ्वी को, इस प्लेनेट को एक नया प्रॉस्पेरिटी और फ्यूचर का मार्ग दिखाया। और इसीलिए जिस मोटो के साथ प्रधानमंत्री ने G20 को लॉन्च किया था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसी के तहत आप देखिए कितना दिलचस्प बात है कि वन अर्थ की जब बात हो रही थी, सभी मेंबर स्टेट अपनी अपनी बातें रख रहे थे, तभी शेरपा अमिताभ कांत के नेतृत्व में कंसेंसस बनाने की कोशिश हो रही थी, सर्वसम्मति बनाने की कोशिश हो रही थी। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, आतंकवाद को लेकर दिल्ली घोषणा पत्र की खरी खरी बड़ी खबर। किसी भी तरह का आतंकवाद मंजूर नहीं, FATF को देनी होगी ज्यादा शक्तियां, FATF के नियमों में हो बदलाव ताकि टेरर फंडिंग को चालाकी से छिपाया ना जा सके। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आतंकी हमले की निंदा, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा इसलिए अमिताभ जी के पास। अमिताभ जी, FATF और यहां पर आई एम श्योर पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये मेरा सवाल आपसे है। अगर मुझसे, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपके निशान। अमिताभ जी, मेरा ये सवाल ये था कि FATF को लेकर, टेरर फंडिंग के लेकर बहुत क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो कहा गया है, जो बोला गया है, वो पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। बिल्कुल, देखिए इसमें ये जो है टेरर फंडिंग का मामला, ये बहुत पुराना इशू है जिसको अब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा। आपको किया गया था, आपको याद होगा, भारत इसके पहले एक मीटिंग भी की थी बॉम्बे में, जिसमें वो टेरर फंडिंग को लेकर और इंटरनेट टेरर फंडिंग को लेकर एक बहुत बड़ा उन्होंने अप्रोच अपनाया था। उस अप्रोच के चलते ये संभव हो पाया है। लेकिन अभी तक जो इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है, एटलीस्ट हमारे लिए, पाकिस्तान, उसको ग्रे एरिया से निकालकर ऐसे पैनल में रख दिया गया है जहां वो संभवतः नहीं होना चाहिए था। और FATF इस बात का संज्ञान भी नहीं ले रही है कि टेरर फंडिंग अभी भी चल रही है और पूरे जोश और खरोश से पाकिस्तान चला रहा है। लेकिन टेरर फंडिंग का मामले को इस G20 में उठाया जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, और खासकर ऐसे समय में जब भारत और चीन दोनों ने अलाइन कर लिया है टेररिज्म को, भारत में प्रमोट जो कर रहे हैं उनको डिफेंड करने का, चाहे कोई भी मंच हो, चाहे UN हो या G20 जैसे सम्मेलनों में भी, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो निकाल ही लेते हैं कि भारत का अहित हो। लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो घाटा होगा या ये होगा, वो होगा वैसी संस्थाओं को जो टेरर फंडिंग या उसके नाम पर कुछ राशि उपलब्ध कराती हैं और उनको ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए वो पैसे कलेक्ट करती हैं, ज़कात या वैसे चीजों में, और वो टेरर फंडिंग के काम आता है। तो इसको बहुत रोकूंगा। मेरे पास एक सवाल है, और ये सवाल मेरे मन में बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि अब जब हम देख रहे हैं कि इस दिल्ली डिक्लेरेशन में अब टेकअवेज की मैं बात करना चाह रहा हूं, और मैं शुरुआत डेफिनेटली पुष्पेश सर से करना चाहूंगा, मनीष के पास भी मैं आऊंगा। सर, इस टेरर फंड, इस पूरे दिल्ली डिक्लेरेशन में भारत का जो स्टेचर है वो बड़ा है G20 से। भारत और अमेरिका के बीच में संबंध मजबूत हुए हैं। भारत ने पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म दिया संवाद के लिए। भारत ने दिल्ली डिक्लेरेशन लॉन्च करके प्रूव कर दिया कि हम, जो आप कह रहे थे कि हम सबको एक साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया, खासकर वो, हम तो डाउन साउथ की बात कर रहे हैं, डाउन वेस्ट की अगर बात करें, डाउन नॉर्थ की, अप नॉर्थ की बात करें, दे ओनली बिलीव इन अ वेरी विन विन सिचुएशन। तो यहां पर विन विन में उनके लिए जीतने को क्या था इस G20 में? देखिए, विन विन की बात अगर आप एक पल के लिए छोड़ दें तो मुझे लगता है जो समस्या अभी बची रहती है सारी बड़ी महान उपलब्धि, ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद,
वह यह है कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में चीन एक ऐसा राज्य है जिसे अगर आप शब्दों पर संयम न रखें तो रोग राष्ट्रीय कह सकते हैं। वो कम से कम रोग नेशंस को समर्थन देता है, वो पाकिस्तान जैसा देश हो या नॉर्थ कोरिया जैसा देश हो। और जब तक उसके पास सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार है, कैसे कोई वैकल्पिक विश्व संरचना कामयाब हो सकती है FATF पर या अंकुश लगाने पर टेरर फंडिंग के। अभी प्रोफेसर अमिताभ बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि आप आंखें मूंद रहे हैं कि टेरर फंडिंग आज भी जारी है, ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर टेरर फंडिंग हो रही है। और अभी आप किसी मजहब विशेष, समुदाय विशेष का जिक्र न भी करें तो बात ये साफ होती है कि चीन का हाथ कहीं न कहीं वरदहस्त देखने को मिलता है। जो लोग रूल बेस्ड सिस्टम को नहीं मानते, जो टेरर को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी चला रहे हैं, जो मजहबी सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं, दुर्भाग्य से कहीं आप उसको इस्लामोफोबिया का नाम देंगे, कहीं आप उसको ह्यूमन राइट वायलेशंस का नाम देंगे। और जो नॉर्थ के राज्य हैं, अब तक वो इनका उपयोग अपनी विदेश नीति को दूसरों के ऊपर थोपने के लिए करते रहे हैं, वो चाहे अमेरिका हो या यूरोपीय समुदाय हो। भारत इसका सामना करता रहा है। हाँ, G20 की उपलब्धि के बाद ये ज़रूर होगा कि बहुत आसानी से भारत को कटघरे में खड़ा करना संभव नहीं रहेगा। आप जो बता रहे हैं सर, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। मुझे कमांड मिला था विच आई मिस्ड आउट ऑन, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। ब्रेक करिए सीधे इस वक्त की बड़ी खबर। घोषणा पत्र में परमाणु खतरे का जिक्र, परमाणु हमले की धमकी बर्दाश्त नहीं। यह बड़ी खबर है। आज का युग युद्ध का नहीं है, घोषणा पत्र में यह कहा गया है। अब ये जो मैसेज है ये डेफिनेटली फॉर रशिया है। अनुज माथुर सर मेरे साथ हैं। अनुज सर, योर टेक। बिल्कुल, ये अभी नहीं रीइटरेटेड, आप ही ने अभी नहीं, लेकिन सर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। ये मैसेज तो गया है, इट इज अ टू वे ट्रेन। क्यों? क्योंकि ये आज ही नेटो कंट्रीज जो हैं वो रशिया के बॉर्डर के बगल में न्यूक्लियर वेपन कैरियर की संख्या बढ़ाने जा रही हैं। न्यूक्लियर वेपन कैरियर, तो कोई खुलकर धमकी दे रहा है। अभी 3 दिन पहले ही अमेरिका ने मिनटमैन 2 का टेस्ट किया है, विच इज अगेन अ न्यूक्लियर वेपन कैरियर वॉरहेड। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये जो मैसेज है ये नॉट ओनली फॉर रशिया, ये मैसेज मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन, नाटो के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि न्यूक्लियर, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो न्यूक्लियर धमकियां हैं वो बहुत बड़ी रियलिटी बन गई हैं आज की। और उनसे क्योंकि उनका डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है, उसका असर इतना खतरनाक होता है कि उसका हथियार के तरह इस्तेमाल दोनों नाटो और रशिया कर रहे हैं। और ये मैसेज रशिया को पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं शब्दों में दे चुके हैं और पुनः उन्होंने इन्हीं शब्दों में G20 के मंच के ऊपर से ये मैसेज उनके पास लाउड एंड क्लियर भिजवा दिया है। निशांत, आप जो बता रहे हैं यहां पर, लेकिन इस सब के बीच में मेरे साथ जॉन सिवाज भी आ गए। सिवाज सर, योर टेक ऑन दिस। आप देखो निशांत, इसमें कोई शक नहीं, जो न्यूक्लियर हथियार हैं दीज आर नॉट द वेपन ऑफ वॉर। और ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से न्यूक्लियर हथियार बढ़ रहे हैं, और नाटो में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है, उन्होंने रिफाइंड किया है, अमेरिका ने भी, और इसी प्रकार रशिया ने भी। जो न्यूक्लियर लड़ाई की बात सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम हैंडल से हैं। ये देखिए सिंगापुर, ये देखिए अब यहां पर नाइजीरिया और फ्रांस एक साथ, नाइजीरिया और फ्रांस एक साथ। दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज सुपर्ब एंड स्पेक्टाकुलर। मनीष मेरे साथ बने रहिए, इन तस्वीरों को देखिए अब आप। नाइजीरिया और फ्रांस, ये सिंगापुर, इसमें और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये नाइजीरिया और फ्रांस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इनको जरा अगर आप ध्यान से देखें, इसमें और भी तस्वीरें अभी आने वाली हैं। किशिदा की तस्वीर भी आने वाली है, मैक्रों की तस्वीर भी आने वाली है। दिखाइए, ऋषि सुनक की भी तस्वीर आ रही है, वॉल पर दिखाइए जरा। ये देखिए, ये मैक्रों, और ये देखिए बगल में ये क्या, ये दिस इज एन एपिक मोमेंट। मेरे जो कैमरा पर्सन मैं उनको बताऊंगा इसको जूम इन करें। ये तस्वीरें देखिए जो पीएम का डिस्कशन रहा है, और ये सिंगापुर यहां पर। अब ये हमारे बारे में, ये हमारा जो अब केमिस्ट्री देखिए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें, खासकर ये देखते हुए कि अभी क्या हालात चल रहे हैं। ये हालात को देखते हुए मेरे सामने और भी तस्वीरें हैं। मेरे जो कैमरा पर्सन है, मेरे जो प्रोड्यूसर है, मैं उनसे बोलूंगा, ऋषि सुनक की तस्वीर है,
हमारे पास जो बाइडेन उनकी भी तस्वीर है, वो भी दिखाइए। ये प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम पोस्ट है जो आप देख रहे हैं, और मैं यहां पर जूम इन करूंगा। मेरे जो कैमरा मैन है, प्लीज जरा जूम इन करिए। ये मैं आपके नजदीक आ रहा हूं, अगर आपके संभव हो तो इस पे जूम इन करें। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इधर देखिए तस्वीरें, ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप यहां पर देख रहे हैं, मैं आपको इस ऑर्डर में दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं उस कैमरा से, ये देखिए ऋषि सुनक देर, और क्या कमराडरी है, ऊपर वसुदेव कुटुंबकम, ये बायलैटरल्स हैं। ये देखिए, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें। आगे जो बाइडेन की तस्वीर भी इसमें आ रही है। ये देखिए, सारी तस्वीरें दिखाइए जरा, सुनील जरा दिखाइए सारी तस्वीरें। ऋषि सुनक यहां पर आ रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। फिर ये देखिए जो बाइडेन, वो तस्वीर दिखाइए। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टिल्स। ये आपने थोड़ी देर पहले तस्वीर देखी थी जो बाइडेन के साथ, ये स्टिल है जो कि मैं आपको अब से कुछ ही क्षणों में दिखाने वाला हूं। उससे ये देखिए, ये सिंगापुर, ये हमारे पास जो जानकारी है, और फ्रांस और नाइजीरिया। अब व्हाट विल यू से यहां पर, दिस इज अमेजिंग एंड स्पेक्टेकुलर। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मनीष मेरे साथ हैं। इन तस्वीरों को मेरे और मनीष के बीच में दिखाइए। मनीष, प्राइम मिनिस्टर की जो केमिस्ट्री है, ये वो तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर संभव हो तो मेरे कैमरा पर्सन है, ये जरा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं आपको यहां पर। ये देखिए मेरे फोन पर भी ये तस्वीरें, ये पीएम का इंस्टा हैंडल है। ये देखिए, थोड़ा सा जूम इन अगर आप कर पाए, ये देखिए, दिस इज इट। ये देयर यू गो, मैक्रो, और ये नाइजीरिया की तस्वीर आपके सामने, एंड देयर इट इज ऋषि सुनक के साथ। ये सारी बड़ी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए सिंगापुर, देयर इट इज, और ये देखिए जो बाइडेन उनके साथ। थोड़ा सा ये डी फोकस होगा, थोड़ा मैं आगे आ रहा हूं, आई एम सॉरी अभिषेक जो कैमरा पर है, टफ। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये जो बाइडेन के साथ है, ये मैक्रो के साथ और टाइट फ्रेम में भारत और उनका अलायंस। ये देखिए किशिदा के साथ जापान के, स्पेक्टेकुलर। वापस शॉट्स, और मनीष के पास आइए, मैं और मनीष के बीच में। मनीष, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इट मेक्स अस प्राउड। ये खाली ऑप्टिक्स नहीं है, क्योंकि वो जेन्युइननेस दिख जाती है जब अलग अलग लोगों के साथ बातचीत होती है। प्लीज जरा फ्रेम चेंज करिए, यहां पर सीधे आइए मनीष के पास। मनीष, ओवर टू यू, बताइए जरा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए तमाम तस्वीरें, और इससे पहले जब सभी राष्ट्राध्यक्ष आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी के लिए खड़े थे, और जिस गर्मजोशी के साथ वो सब मिले, ज़्यादातर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिले, और हैंडशेक के दौरान भी उनका उत्साह देखने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बाली घोषणा पत्र में रूस का नाम नहीं था, रूस का नाम था लेकिन यहां पर नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, ये बड़ी खबर आ रही है। वो बाली था, ये नई दिल्ली है, जयशंकर ने कहा। ये उनसे सवाल पूछा गया, उसका उन्होंने जवाब दिया। यूक्रेन के संदर्भ में रूस का नाम नहीं है। अब ये बहुत बड़ी टाइट रोपिंग है, टाइट रोप वॉकिंग है अगर मैं इसको कहूं तो। ये डिप्लोमेसी के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। मनीष, ओवर टू यू। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे याद है लैवरॉव शायद इसी बात का ऑपोजिशन कर रहे थे। बिल्कुल। देखिए बाली डिक्लेरेशन से तो हम नई दिल्ली डिक्लेरेशन की तुलना कर ही नहीं सकते हैं। वो इसलिए कि बाली डिक्लेरेशन में पश्चिमी देशों का इंडोनेशिया पर बहुत दबाव था। पहला दबाव तो यही था कि देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वहाँ पहुँच गए थे, वो भाई साहब ना आमंत्रित सदस्य थे ना मेंबर सदस्य थे, लेकिन उन्होंने आकर हाईजैक कर लिया। दूसरी बात है कि उस डिक्लेरेशन में रूस के आपत्तियों के बावजूद भी तमाम ऐसी बातें लिख दी गई थी, उसमें रूस को कटघरे में खड़े करते हुए तमाम बातें थी, फुट नोट्स में बहुत सारी बातें थी। और इसी कोशिश में पश्चिमी देश भारत में चाहते थे। भारत में ऐसा कुछ नहीं चला। पहले तो जेलेंस्की को आने से मना कर दिया कि भैया तुम दूर रहो। उसके बाद दूसरी बात आई कि हम सर्वसम्मति से आएंगे और जो खरी खरी बातें होगी वो करेंगे। और देखिए खरी खरी बातें यही थी कि दुनिया में बहुत जगह पर युद्ध चल रहा है, जहां भी युद्ध चल रहा है लोग प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि G20 जियोपॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म है, नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स का है। तो आओ काम धंधे की बातें करें, बिजनेस की बातें करें, इकोनॉमी की बातें करें, जिसके लिए ये बना है। तीसरी बात है कि शांति का समाधान होना चाहिए, और शांति तब आएगी जब दोनों पक्ष जो है बातचीत के लिए आगे आएंगे यूएन के नियम के हिसाब से। मुझे लगता है बहुत ही फेयर तरीके से दरअसल भारत ने मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर, लेकिन हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक लेने से पहले उन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा दीजिए, और सुनील उन्हीं के साथ आप ब्रेक ले लीजिए। ये देखिए तस्वीरें, दीज आर अ वेरी हैप्पी मोमेंट, और ये समराइज कर रहा है G20 भारत में।